नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण, प्रवक्ता जीव विज्ञान, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड और स्वागत है आपका आज के जीव विज्ञान शिक्षण में। विषय जीव विज्ञान, कक्षा 12, अध्याय 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और ये है भाग 6। आज के हमारे चर्चा बिंदु हैं भ्रूणपोष, भ्रूण का विकास, फल, बीज, कृत्रिम संकरण एवं बहुभ्रूणता। तो सबसे पहले भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। तो ध्रुवीय केंद्रक तथा नर युग्मक के मिलने से बनता है भ्रूणपोष। जैसे कि हमने इस अध्याय के पिछले भाग में भी देखा था कि आवर्तबीजी पौधों में फिर संयोजन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है और अधिकतर पौधों में यह त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है 3n, क्योंकि इसमें होते हैं दो ध्रुवीय केंद्रक एवं एक नर युग्मक और इस प्रकार बनता है भ्रूणपोष। और जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये भ्रूण के पोषण में कार्य करता है। तो अब देखते हैं कि भ्रूणपोष की स्थिति क्या होती है और ये बनता कैसे है। तो ये हमारे पास एक स्त्री केसर है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं बीजांड, और बीजांड के अंदर आपको दिख रहा है भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियो सैक। तो इस प्रकार ये एक अंडाशय यानी ओवेरी है जिससे कि बाद में फल का निर्माण होता है। बीजांड से आगे चलकर बीज का निर्माण होता है और इसी प्रकार बीजांड के अध्यावरण से बनता है बीजावरण या सीड कोट्स। और ये भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियो सैक, जिसमें आप दो सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, तीन प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और दो ध्रुवीय केंद्रक देख सकते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से मिलता है जो कि निषेचन की प्रक्रिया है और इससे भ्रूण बनेगा, वो मिलता है ध्रुवीय केंद्रकों से। और इस प्रकार ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक मिलने से बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और नर युग्मक तथा अंड कोशिका के मिलने से बनता है जाइगोट यानी कि युग्मनज। अब जो प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक होता है वो आगे चलकर निर्माण करता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का, जो अंत में भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म को बनाती है। तो इस प्रकार हमने देखा भ्रूणपोष की स्थिति एवं उसके निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में। और ये हम जानते ही हैं कि जाइगोट आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है जिससे कि नया पौधा बनेगा। अब आवर्तबीजी पौधों में परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। तो भ्रूणपोष परिवर्धन के आधार पर पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल भ्रूणपोष। एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, यानी कि बिना कोशिका भित्ति के निर्माण के विभाजन होते हैं। और भ्रूणपोष आरंभ में मुक्त केंद्रकीय रहता है लेकिन बाद में कोशिकीय हो जाता है और इसका उदाहरण है नारियल पानी। इसके बाद अगला है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में विभाजन होता है और उसके बाद और इस विभाजन के तत्काल बाद भित्ति निर्माण हो जाता है और इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोई मुक्त केंद्र की अवस्था नहीं होती है और इसका उदाहरण नारियल का सफेद भाग है। अगला प्रकार है हिलोबियल भ्रूणपोष। तो अधिकांशतः यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इसमें आधा भ्रूणपोष कोशिकीय होता है और आधा मुक्त अवस्था में होता है, यानी कि मुक्त केंद्रकीय होता है। यह उपरोक्त दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है, यानी कि इससे पहले जो दो हमने समझे थे कोशिकीय और केंद्रकीय भ्रूणपोष, उन दोनों के ही बीच की अवस्था है हिलोबियल भ्रूणपोष। और यह स्पेशली मोनोकॉट प्लांट्स यानी कि एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब हम समझते हैं भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया को। तो युग्मनज यानी कि जाइगोट से परिपक्व भ्रूण बनने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। भ्रूण बीज के अंदर मौजूद अविकसित पौधा है जिससे एक नया पौधा विकसित होता है।
अब जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है, हम जानते हैं कि दो प्रकार के पौधे बीजपत्रों के आधार पर होते हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण वाले। तो जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है, उसमें दो बीजपत्र होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है डाइकोट एम्ब्रियो, जिसमें कि दो बीजपत्र हम देख पा रहे हैं। अब हम समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो ये है एक जाइगोट जो बना है अंड कोशिका और एक नर युग्मक के मिलने से। इस जाइगोट में पहला विभाजन होता है, जिससे एक भ्रूणीय कोशिका और एक आधार कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद आगे चलकर इन दोनों ही कोशिकाओं में विभाजन होते हैं। तो जो आधार कोशिका होती है, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और जो भ्रूणीय कोशिका होती है, उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं, जिससे इस प्रकार की टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है, यानी कि दो कोशिकीय प्राक भ्रूण। आगे चलकर ये विभाजित होता है, और जो ऊपरी भाग होता है, यानी कि जो आधार कोशिका से बना था, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं सस्पेंसर भाग। जो सस्पेंसर कोशिकाएं जिसमें होती हैं, 7 से 10 जिनकी संख्या यहाँ पर होती है, और ये निचला वाला भाग बनता है भ्रूणीय कोशिका से, जिससे आगे चलकर प्रॉपर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है। अभी इसमें केवल टू सेल्ड एम्ब्रियो बना है। इसमें आगे विभाजन होते हैं और बनती है क्वाड्रेंट अवस्था, यानी कि प्राथमिक भ्रूण की 4 कोशिकीय अवस्था यहाँ पर बनती है, और ये ऊपर सस्पेंसर वाला भाग है। इतना समझ लीजिए कि जो यहाँ पर सस्पेंसर वाला भाग बन रहा है, वो बना है आधार कोशिका से, और जो निचला भाग यहाँ पर गोलाकार, यानी कि ग्रंथिल भाग जो यहाँ पर बन रहा है, ये वाला, ये बना है भ्रूणीय कोशिका से, और ये जायगोट से ही सब कुछ बन रहा है। इसके बाद आगे विभाजन होता है, और जो प्राथमिक भ्रूण की 4 कोशिकीय अवस्था होती है, वो अब बदल जाती है 8 कोशिकीय अवस्था में, और ऊपर सस्पेंसर में अभी भी 7 से 10 कोशिकाएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो इसका अंतिम सिरा है, वहां पर एक हॉस्टोरिया का निर्माण हो गया है, यानी कि एक चूसक का वहां पर निर्माण हो गया है। इसी प्रकार जो इसका क्वाड्रेंट वाला भाग है, यानी कि 8 कोशिकीय अवस्था है, उसमें जो निचला स्तर होता है, उससे विकास होता है प्ल्यूम्यूल का, और जो इसका मध्य भाग होता है, उससे विकास होता है रेडिकुल, यानी कि मूलांकुर का, और प्ल्यूम्यूल यानी कि प्रांकुर। इसी प्रकार जो यहाँ पर येलो कलर की सेल मैंने जिसको दर्शाया है, उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस सेल, जिससे रूट कैप एवं टिप का निर्माण आगे चल के होता है। आगे इस भ्रूण के विकास में आती है ग्लोबुलर एम्ब्रियो वाली स्टेज, जिसमें जो 8 कोशिकीय अवस्था है, वो एक ग्रंथिल संरचना बना लेती है। इसके बाद इस ग्रंथिल संरचना के चारों तरफ एक परत बन जाती है, जिसे हम कहते हैं डर्मेटोजन, जिससे आगे चलकर एपिडर्मिस का निर्माण हो जाएगा, और इसके बाद आगे विकसित होकर ये भ्रूण इस प्रकार एक हार्ट शेप्ड, यानी कि हृदय के आकार का भ्रूण बना लेता है, जिसमें ऊपरी भाग ऑस्टोरिया है और मध्य भाग है सस्पेंसर, और ये है हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसके बाद आगे चलकर यही भ्रूण परिवर्तित हो जाता है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो में, यानी कि घोड़े की नाल के आकार का, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का ये एम्ब्रियो बन जाता है। आगे अगर हम देखते हैं, तो इस प्रकार हमें ये भ्रूण दिखाई पड़ता है, और आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो आधारीय भाग था, जिसमें भ्रूण बना था, वो काफी बड़ा हो गया है, और ऊपर सस्पेंसर और हॉस्टोरिया यानी चूसक वाला भाग छोटा हो गया है। अब अगर मैं इसकी स्थिति को एक बीजांड के अंदर दिखाऊं, ये है एक बीजांड यानी कि ओव्यूल, तो ये जो भ्रूण बना है, वो इस प्रकार से बीजांड के अंदर व्यवस्थित रहता है, अपने चूसक यानी कि हॉस्टोरिया के माध्यम से इस प्रकार से चिपका होता है। अब अगर मैं इसको बड़ा करके इस वाले पार्ट को देखें, यानी कि जूम करके, तो वो कुछ इस तरीके से हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में हमें दिखाई देता है द्विबीजपत्री भ्रूण का एक रेखा चित्र। तो ये था द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। अब हम समझते हैं एक बीजपत्री भ्रूण को। तो यहाँ पर
एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीजपत्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं, घास परिवार में यानी कि जो ग्रास फैमिली है, बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष को बीजपत्रोपरिक कहते हैं और इसके आधारीय भाग को मूलांकुर चौल यानी कि कोलियोराजा और शीर्ष भाग को प्रांकुर चौल यानी कि कोलियोप्टाइल कहते हैं। इसको आगे हम चित्र में देखेंगे। तो ये है एक मोनोकॉट सीड, जिसमें ये ऊपरी भाग आप देख पा रहे हैं जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, और दूसरी तरफ आपको दिख पा रहा है एक बीजपत्री भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो यानी कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो यहाँ पर यह है हमारे पास एक जायगोट जो बना है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, जो भ्रूण कोश के अंदर मिले होंगे। अब ये इस प्रकार से विकसित होता है मोनोकॉट्स यानी कि एक बीजपत्री पौधों में। तो ये वाला भाग है चैलेजल भाग, और ये है बीजांड द्वार वाला सिरा यानी माइक्रोपाइलर एंड। ये है बीजांड के दो सिरे। अब इसमें विभाजन होता है जायगोट में, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और इस प्रकार से ये तीन भागों में बढ़ जाता है। ये तीन कोशिकाएं हैं, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं टर्मिनल सेल, बीच में है मध्य कोशिका यानी कि मिडिल सेल, और ये है बेसल सेल यानी कि आधारीय कोशिका या आधार कोशिका। ये तीनों ही कोशिकाएं अलग अलग भागों का निर्माण करने वाली हैं। आगे चलकर एक बीजपत्री भ्रूण में देख लेते हैं। तो टर्मिनल सेल से कॉटिलिडन्स यानी कि बीजपत्रों का निर्माण होता है। मिडिल सेल यानी कि जो मध्य कोशिका है, उससे निर्माण होता है प्लीम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और सस्पेंसर सेल का। तो अधिकांश भाग जो बनते हैं वो मध्य कोशिका से ही बनते हैं। और इस प्रकार ये जो हमें दिखाई दे रहा है जायगोट, तीन कोशिकीय जायगोट जो ये है, वो इस प्रकार आगे हमें दिखाई देने लगेगा। और इसकी आधारीय कोशिका ये है। तो ये वाली कोशिका हो गई टर्मिनल सेल, ये हो गई मिडिल सेल, और ये हो गई आधारीय कोशिका। अब इनको आगे चलकर देखते हैं किस प्रकार से ये तीन कोशिकीय अवस्था विकसित होने वाली है। तो इस प्रकार की संरचना एक बीजपत्री भ्रूण आगे चलकर यानी कि तीन कोशिकीय अवस्था से आगे बढ़कर बनाता है। इस संरचना में हमें क्या क्या दिखाई देते हैं? हमें दिखाई देता है एक प्रशल्क यानी स्कैटुलम, जिसे हम कॉटिलिडन भी कहते हैं, ये वाला भाग। इसके अतिरिक्त हमें दिखाई देता है प्रांकुर चोल यानी कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चूल, और कॉटिलिडनरी नोड, और एपिकोटाइल एवं हाइपोकोटाइल, और साथ में ये रही सस्पेंसर सेल, जो कि बहुत लंबी संरचना बनाती थी द्विबीजपत्री भ्रूण में। और इस प्रकार हमें अंत में भ्रूण की संरचना दिखाई देती है, जिसमें आप कॉटिलिडन देख पा रहे हो, जिसमें कि रिजर्व फूड नहीं रहता है, कोलियोप्टाइल देख पाते हैं, और कोलियोराइजा। अब यहाँ पर यानी कि मोनोकॉट है, और इसके अंदर हमें एपिथेलियम परत दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसमें दो चैम्बर बन जाते हैं, जिसके चारों ओर आपको एक प्रोटीन परत दिखाई दे रही है, एलिरोन लेयर, और नीचे दिखाई देता है आपको एक बीजपत्री भ्रूण यानी कि मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो अब हम समझते हैं बीज यानी कि सीड को। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक ओवेरी है यानी कि अंडाशय, और उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है ओव्यूल। और ओव्यूल में आपको दो संरचनाएं और दिखाई दे रही हैं, जाइगोट और एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। अब ये पूरा भाग क्या है? ये एक बीजांड के अंदर की संरचना है। ये एक बीजांड के अंदर की संरचना है यानी कि एक बीजांड है जो आगे चलकर बीज को बनाता है। देखते हैं किस प्रकार से। जिसके अंदर ये डार्क कलर का जो पोर्शन है वो है एंडोस्पर्म का, और येलो कलर का पोर्शन वो है एम्ब्रियो, जो कि बना है इस पीले कलर के जायगोट से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जायगोट से बन गया है एम्ब्रियो, और उसके चारों तरफ ये एंडोस्पर्म फैल गया है डार्क कलर में, और ये बन चुका है। और ये जो बाहर का पोर्शन है वो है फ्रूट की ओवेरी का यानी कि अंडाशय का। तो इस प्रकार एक बीजांड से सीड का निर्माण होता है। तो अब समझते हैं कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भ्रूणपोषी बीज यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड,
या एल्बुमिनस सीड जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है अभ्रूणपोषी बीज यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड। अब जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाता है तथा बीजों में अवशिष्ट भ्रूणपोष पाया जाता है जिसका उपयोग बीजों के अंकुरण के दौरान होता है और इनको कहते हैं भ्रूणपोषी सीड या बीज। उदाहरण है बाजरा, गेहूं, मक्का। दूसरी तरफ अभ्रूणपोषी बीज यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं और इन बीजों में भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है यानी कि शेष नहीं बचता है भ्रूणपोष, और ऐसे ही बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इसके उदाहरण है चना, मूंगफली या मटर। इसके अतिरिक्त भ्रूणपोष के आधार पर एक और प्रकार का बीज होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो बीजांड से बीज बन जाने के बाद भी जब बीजांडकाय यानी कि न्यूसिलस बीज में शेष रह जाता है तब ऐसे बीज को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक बीजांड है और ये बीजांडकाय, ये वाला भाग बीजांडकाय है। तो अगर बीजांडकाय यानी कि ये जो भाग हमने दिखाया है ये शेष रह जाता है तो ऐसे बीजों को परिभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। मतलब कि जब वो ओव्यूल से सीड बने थे तो उनमें न्यूसिलस रह गया था। अब हम समझेंगे बीज प्रसुप्ति यानी कि सीड डोरमेंसी को। तो बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। अगर आप एक बीज को उठाकर देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा छिद्र हमको दिखाई देगा ध्यान से देखने पर, जो कि बीजांड में बीजांड द्वार के रूप में था, वो बीज में भी मौजूद होता है। और बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। तो ये छोटा छिद्र O2 और वाटर के लिए सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है यानी कि ड्राई हो जाता है और फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है यानी इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जैसे जैसे वाटर कम हुआ वैसे वैसे बीज ड्राई हुआ और उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है जिसे कहते हैं प्रसुप्ति। यानी कि कुल मिलाकर जब भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो एक निष्क्रिय यानी इनएक्टिव फेज में चला जाता है उसे ही कहते हैं बीज प्रसुप्ति। और यदि अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान फिर से मिलता है तो बीज फिर से अंकुरित हो जाते हैं। तो यानी कि ये बीज प्रसुप्ति एक टेम्पररी चीज है, एक अस्थायी अवस्था है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कॉटिलिडन्स बीज के यानी कि बीज पत्र, और यहाँ पर एक छोटी संरचना होती है माइक्रोपाइल। ये बीज है और ये बीज में है बीजांड द्वार से बना माइक्रोपाइल यानी कि एक सूक्ष्म छिद्र। अब देखते हैं फल यानी कि फ्रूट्स क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि पुष्प का अंडाशय परिपक्व होकर फल में परिवर्तित हो जाता है यानी कि फ्रूट्स में जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक फल, दूसरा है आभासी फल या मिथ्या फल, और तीसरा है अनिषेक जनित फल यानी पार्थिनोकार्पस फ्रूट। तो वास्तविक फल वो होते हैं जो अधिकतर पौधों में होते हैं और इनमें फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और इन्हीं को कहते हैं यथार्थ फल, यानी कि जब केवल और केवल अंडाशय से ही फ्रूट का निर्माण होगा। जैसे आम। आभासी फल यानी कि मिथ्या फल क्या होते हैं? तो कुछ प्रजातियों में जैसे कि सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रसभरी अखरोट आदि में पुष्पासन से भी फल का निर्माण होता है और इस प्रकार के फलों को आभासी फल या मिथ्या फल कहते हैं। जैसे कि सेब में। अब आता है अनिषेक जनित फल। कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं और ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं और इसका उदाहरण है केला। अब हम समझते हैं बीज अंकुरण क्षमता। तो बीज के परिक्षेपण यानी कि अलग होने के बाद जब वह पौधे से अलग हो जाता है वह कितने समय तक जीवित रह सकता है, वही उसकी अंकुरण क्षमता है। तो एक बीज जब अपने पैतृक पौधे से अलग हो गया उसके बाद वो कितने लंबे समय तक जीवित रह पाएगा या उसमें अंकुरण की क्षमता बनी रहेगी, वही बीज अंकुरण की क्षमता है।
यह अवधि बीजों में भिन्न भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं, लेकिन बहुसंख्यक प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम होते हैं, यानी कि उनमें जीवन क्षमता बनी रहती है। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जैसे एक प्राचीन बीज ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था, जिसका बीज 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। और इसी प्रकार एक 2000 वर्ष पुराने जीवनक्षम बीज जो था फिनिक्स डैक्टिलीफेरा का, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान पाया गया था, और ये भी 2000 साल के बाद फिर से अंकुरित हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत वैरायटी मिलती है। बीज कम समय के लिए भी अंकुरण क्षमता रख सकते हैं और वर्षों तक, यानी कि हजारों वर्षों बाद भी उनमें जीवन अंकुरण क्षमता हो सकती है। अब हम समझते हैं कृत्रिम संकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। तो विभिन्न वंशावली यानी लीनिएज के दो अथवा दो से अधिक प्रकार के पौधों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लाने के लिए उनके बीच क्रॉस यानी कि संकरण किया जाता है एवं एक नई प्रजाति को उत्पन्न किया जाता है। कुल मिलाकर कृत्रिम शब्द से आप इतना समझ लीजिए कि हम उन दो पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, वो भी अपने मनपसंद लक्षणों के लिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो कृत्रिम संकरण द्वारा फसलों की उन्नत किस्मों को उत्पन्न किया जाता है, और इस तकनीकी में यह ध्यान रखा जाता है कि केवल इच्छित पौधे के परागकण ही उपयोग किए जाएं और इच्छित वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा को अनैच्छिक परागकणों से सुरक्षित रखा जाए। यानी हम चाहते हैं कि जो हमारा स्त्री केसर है, इच्छित पौधे का जो स्त्री केसर है, उसमें कोई दूसरा परागकण ना आए, सिर्फ वही आए या वही लक्षण वाला परागकण आए जो हम चाहते हैं। इसके यानी कि इच्छित संकरण करने हेतु दो प्रक्रम आवश्यक होते हैं, जैसे कि विपुंसन पहला है, जिसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो परागकोशों को उनकी कलिका में ही चिमटी से निकाला जाता है। ये यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक पुंकेसर है और उसके परागकोश यानी कि एंथर को एक चिमटी से अलग किया जा रहा है, शोइंग प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन। इसके बाद दूसरा मेथड है थैलीकरण, जिसे हम कहते हैं बैगिंग। इस प्रक्रिया में बंधकृत यानी कि इमैस्कुलेटेड जिन पुष्पों से एंथर को निकाल दिया गया है एवं अबंधकृत यानी कि नॉन इमैस्कुलेटेड दोनों ही प्रकार के पुष्पों को पॉलीथीन आदि के थैलों से ढककर अनैच्छिक परागकणों को पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने से रोका जाता है। यानी कि अगर हमारे पास एक स्त्री केसर है इच्छित पौधे का, हम चाहते हैं कि उस पे कोई अन्य परागकण ना आए, जो हम चाहें वही परागकण आए, तो हम रोकेंगे कैसे? उसके लिए हम उस स्त्री केसर के चारों तरफ या पूरे पुष्प के चारों तरफ हम क्या लपेट देंगे? एक थैली, बैग को लपेट देंगे। और जब ये स्टिग्मा परिपक्व हो जाएगा, यानी कि जब बंधकृत पुष्प के वर्तिकाग्र, ये बंधकृत पुष्प है यानी कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस पर एंथर नहीं है। तो जब इसका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगा, तब हम दूसरे इच्छित पुष्प के परागकणों को छिड़क देते हैं इस इमेस्कुलेटेड फ्लावर पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम कृत्रिम रूप से पॉलीथीन को हटाकर यानी कि बैग को यहाँ पर हटा दिया गया है और अपने मनपसंद यानी कि इच्छित परागकणों को यहाँ पर छिड़का जा रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन किया जा रहा है, कृत्रिम तरीके से संकरण किया जा रहा है। इसके बाद हम समझते हैं असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या होती है। तो लैंगिक जनन के स्थान पर ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन के यानी कि निषेचन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। तीन इसके प्रकार होते हैं। पहला है अनावर्ती असंग जनन यानी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें अगुणित भ्रूण कोश से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि एम्ब्रियो सैक अगुणित है, फीमेल गैमेटोफाइट अगुणित है, और उससे जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो बन रहा है वो भी एन यानी कि अगुणित ही है। अगुणित यानी कि एन से जिसे हम दर्शाते हैं। दूसरा है पुनरावर्ती असंजनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक द्विगुणित होता है, 2n होता है, और उससे जो भ्रूण बनता है वो भी 2n यानी कि द्विगुणित ही होता है। इसके बाद आता है अपस्थानिक भ्रूणता, यानी कि
एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अतिरिक्त बीजांड की किसी अन्य कोशिका से जब होता है तब उसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता यानी एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो भ्रूण का विकास यहाँ पर भ्रूण कोश के अतिरिक्त पूरे भ्रूण कोश के अलावा किसी बाहर की अन्य कोशिका से होगा बीजांड की, तब हम उसे कहेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। अब हम समझते हैं बहुभ्रूणता को यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी को। तो एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, परंतु कभी-कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। एक ही बीज में भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे विदलन बहुभ्रूणता। तो इसमें युग्मनज यानी कि जो प्रोएम्ब्रियो होता है वो दो या अधिक खंडों में विभाजित होता है तथा प्रत्येक खंड से नया भ्रूण यहाँ पर बनता है। इसके अतिरिक्त भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण की उत्पत्ति होती है, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि वो भी बहुभ्रूणता का एक रूप है। आगे भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से भी भ्रूण का विकास होता है, जैसे कि अध्यावरण से, बीजांडकाय से। तो ऐसे भ्रूण को अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं। ये हमारे पास थी बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें कभी-कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश भी विकसित हो जाते हैं तथा प्रत्येक भ्रूण कोश में एक भ्रूण बनता है। तो ये भी बहुभ्रूणता का एक तरीका है। तो आइए जानते हैं कि आज की कक्षा में हम कितना सीख पाए हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो हम इसका उत्तर जानते हैं, दो प्रकार के, भ्रूणपोषी एवं अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी वे बीज जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है एवं अभ्रूणपोषी जिनमें भ्रूणपोष पहले ही उपयोग हो जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष कैसे बनता है? तो हम जानते हैं इसका उत्तर त्रिसंयोजन के फलस्वरूप, इसीलिए वो 3n होता है। तो आज की कक्षा में हमने चर्चा की भ्रूणपोष, भ्रूण का विकास, बीज, फल, कृत्रिम संकरण एवं बहुभ्रूणता। तो आज की कक्षा में हमने जो भी सीखा उसके आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य है। तो चने के बीजों को लीजिए और उन्हें एक दिन भिगोकर अंकुरित करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि बीजांड द्वार किस प्रकार से अंकुरण में सहायक हो सकता है। तो आशा है आज की कक्षा आपके लिए रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही होगी। अगली कक्षा में हम एक नए अध्याय को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।